चलिए एक बार फिर से ये ज्योग्राफी की क्लास, हम 6 क्लास की ज्योग्राफी की किताब जो है वो पढ़ रहे हैं। वो इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं जो हमें जानने चाहिए वो हम जान पाएँ और आसानी से उनको फिर आगे समझ पाएँ। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि रात के टाइम में या दिन के टाइम में भी आकाश में दिखने वाली जितनी भी चीज़ें होती हैं उन सबको हम खगोलीय पिंड कहते हैं। ठीक है, हमने अमावस्या को पढ़ा, हमने पूर्णिमा को पढ़ा, यानी कि एक महीने में एक बार पूर्णिमा आती है जिस दिन चाँद पूरा दिखता है आसमान में, उसको पूर्णिमा कहते हैं। और ठीक 15 दिन बाद, यानी कि थोड़ा 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 वो घटता चला जाता है और उसके बाद में एक दिन ऐसा आता है कि वो बिल्कुल गायब हो जाता है। तो उस दिन पूरी अंधेरी रात होती है, उसको ही कहा जाता है अमावस्या। ठीक, और फिर धीरे 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 बढ़ना शुरू होता है और फिर 15 दिन बाद में अगली पूर्णिमा आती है। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर एक मंथ में, मतलब नॉर्मली डेज़ में अगर देखा जाए तो एक महीने में सिर्फ एक पूर्णिमा और एक अमावस्या होगी। ठीक, लेकिन अगर कभी ऐसा हो जाता है इन केस कि एक मंथ में एक से ज़्यादा पूर्णिमा आ जाए, यानी कि 2 पूर्णिमा आ जाए, जैसे मान लो 1 तारीख में किसी महीने को जो कोई मंथ है उसमें 1 तारीख में पूर्णमासी थी, उसके बाद में 29 या 30 तारीख में फिर से पूर्णमासी आ जाए तो उस वाली जो पूर्णिमा है उसको कहा जाएगा ब्लू मून। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैंने आपको ये बताई थी कि जो एक डस्ट पार्टिकल, गैस और हैवी मेटल का बना हुआ एक बहुत गोला था जो कि बहुत तेज़ी से घूम रहा था, और वो तेज़ी से घूमते 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 कॉम्पैक्ट हो गया, और किसी चीज़ की अगर डेंसिटी बढ़ जाती है तो उसमें विस्फोट हो जाता है। फिर तो जब वो उसमें विस्फोट हुआ और विस्फोट होने के बाद से ही ये हमारे जो ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, जो दूसरे उल्कापिंड, ये सब जो चीज़ें हैं वो सब हमारे अस्तित्व में आ गए। ठीक, फिर मैंने आपको बताया कि जो तारा होता है, तारा वो होता है जिसका अपना ऊष्मा और प्रकाश होता है। ठीक है, फिर मैंने आपको ये बताया था ग्रह वो होता है जिसका अपना ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता है और वो सूर्य की परिक्रमा करता है। देखिए जैसे यहाँ पे ये सूरज है, चलिए पेन लेती हूँ, ये वाला ले लेती हूँ। जैसे ये है सूरज हमारा, ठीक है, ये मैंने सूरज बनाया है यहाँ पे। अब देखिए, आप जो ग्रह होंगे वो इसके चारों तरफ चक्कर काट रहे होंगे, मरकरी, वीनस, ये सारे ऐसे जितने भी 8, अब 8 रह गए ना, पहले 9 थे, एक प्लूटो भी था वो जो इसको कि हमने उसको बौने ग्रह की उपाधि दे दी गई है। ठीक है, उसका रीज़न भी मैंने बताया था कि उसे बौना ग्रह क्यों कहा गया। ठीक है, अच्छा, ये वाले ग्रह जो हैं ये ऐसे इसकी परिक्रमा करते हैं। तो ग्रह की अपनी डेफिनेशन ये होती है कि ग्रह वो होता है जिसका अपना ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता है और वो सूर्य की रोशनी से ही चमकता है, और दूसरा कि वो सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करता है, वो होता है ग्रह। ठीक, अब देखिए एक कॉन्सेप्ट तो ये था और एक था ये कि उपग्रह क्या होते हैं। उपग्रह भी देखिए, अभी देखिए जैसे मान लीजिए ये हो गई हमारा, ये है हमारा सूरज यहाँ रेड कलर में, ये ब्लैक कलर की जो है ये है हमारी पृथ्वी, ऐसा। ठीक है, अब ये इसके पास ग्रह की दोनों क्वालिटी हैं, ये सूरज की रोशनी से चमकती है और जो है इसके चारों तरफ परिक्रमा करती है। एक होता है उपग्रह। तो उपग्रह क्या है? जो ग्रह के भी चारों तरफ घूमता है। ठीक, ये जैसे ये पृथ्वी है, ये अर्थ है और ये है मून। तो मून जो है वो पृथ्वी के चारों तरफ भी घूमता है और इसके साथ साथ ही ये सूर्य का चक्कर भी लगाता है। समझ में आ गई? तो ग्रह वो है जिसका अपना ऊष्मा प्रकाश नहीं होता, जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाता है, किसी तारे के चारों तरफ घूमता है। और जो उपग्रह है वो ये है जो जिसका भी अपना और ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता, लेकिन वो किसी ग्रह के चारों तरफ चक्कर लगाता है और साथ साथ सूर्य के चक्कर लगाता है, क्योंकि इन सब के घूमने की 2 तरह की गति होती हैं। जैसे एक तो घूमते हैं ये अपने अक्ष पे, ये वाला, जैसे ये मैंने आपको यहाँ दिखाया ना ग्लोब, एक तो ये इधर से इधर ये घूमेंगे, आपने कभी ग्लोब देखा होगा तो ऐसे घूमेंगे। और साथ के साथ जैसे ये अर्थ है, ये अभी यहाँ है, थोड़े दिन बाद घूमती घूमती यहाँ आ जाएगी, फिर घूमते घूमते यहाँ आ जाएगी, फिर घूमते घूमते यहाँ आ जाएगी, मतलब ऐसे ही घूमती रहती है। ठीक, और इसका जो पाथ है ना वो ऐसे नहीं है, जैसे ये सूरज है तो ये एकदम गोल नहीं है, वो ऐसे ही है जैसे मैंने नीचे वाला फिगर बनाया है आपके लिए, ये वाला, ये
ऐसे है, वो पाथ जो है ना वो ऐसे है, यानी कि ये जैसे मान लो ये सूरज है तो पृथ्वी ऐसे घूमती है। तो एक स्थिति ऐसी आती है जब सूर्य के बिल्कुल पास होती है पृथ्वी, और एक स्थिति ऐसी आती है जब सूर्य से बहुत दूर होती है, मतलब उसकी जो दूरी है वो बहुत ज़्यादा होती है। ये कॉन्सेप्ट आगे आएगा। तो अभी यहाँ तक हमने इतना यहाँ तक देख लिया था, और इसके बाद हमने देखा था कि हमारे जो ग्रह हैं वो कौन कौन से, हमारे ग्रह जो हैं वो कौन कौन से हैं। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था उसमें एक राइम भी लिखी हुई थी, वो राइम आप याद करो न करो आपका मन है, आपको जैसा आसानी से याद हो जाए वैसे कर लीजिए, आप अपना कुछ बना लीजिए। उसमें था मरकरी, फिर वीनस, फिर क्या था अर्थ, फिर क्या था मार्स, फिर क्या था जुपिटर, फिर सैटर्न, फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून। यही तो थे, है ना। मतलब मान लो ये सूरज है तो इसके हिसाब से, इससे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो हमें ये सब ग्रह मिलते चले जाएंगे। ऐसे थी सिचुएशन, ये थी। तो अब देखिए, मैंने आपको एक ही चीज़ ये भी बताई थी कि जब किसी बहुत बड़े से पत्थर में अगर हम विस्फोट करते हैं तो कुछ तो उसमें बड़े टुकड़े में टूट जाएंगे और कुछ टूटेंगे छोटे टुकड़ों में। समझ में आ गई बात। तो जो छोटे टुकड़े थे और जो कहाँ, जो यहाँ इन दोनों के बीच में मार्स और जुपिटर की कक्षा के बीच में, यानी कि मंगल और बृहस्पति की कक्षा के बीच में जो इकट्ठे हो गए, एक बेल्ट के रूप में घूम रहे हैं ये भी चारों तरफ, है ना। पत्थरों के वही छोटे छोटे टुकड़े, वो ग्रह से टूटे होंगे, वो चट्टानों से टूटे होंगे, मतलब वही सारी चीज़ें जो जो विस्फोट हुआ था उसी में जो छोटे छोटे टुकड़े बचे थे वो एक पट्टी के रूप में आ गए हैं। और अगर वो बहुत सारे इकट्ठे हुए हैं और एक ही जगह घूम रहे हैं, तो यानी कि यहाँ घूम रहे हैं मार्स और जुपिटर के बीच में, तो इन्हें कह दिया गया क्षुद्र ग्रह। और कुछ तो ऐसे भी होंगे जो पूरे अंतरिक्ष में, मतलब जो भी सोलर सिस्टम जो हमारा बना है वो और भी बहुत सारी जगह ऐसे ऐसे टूट टूट के कहीं भी घूम रहे होंगे ना, ऐसे कहीं भी। तो इनको कहा गया उल्का। समझ में आई बात। फिर मैंने ये बताया आपको कि जो उल्का पिंड, उल्का जो होते हैं वो 3 तरह के हैं। एक था मीटियोराइड, एक था मीटियोर, एक था मीटियोराइट। जो मीटियोराइड है वो हैं, इन्हें कहा जाएगा मीटियोराइट, जो ये ऊपर घूम रहे हैं, चट्टानों के टूटे हुए टुकड़े, है ना, जो आसमान में ही कहीं घूम रहे हैं ऐसे ही, उनका पता नहीं है वो कहाँ है, किसके बीच में, कहाँ घूम रहे कहाँ नहीं, वो कभी भी कहीं भी घूमते रहता है, ऐसा होता है। फिर मैंने आपको ये बताया था कि जैसे मान लो ये है पृथ्वी का एटमॉस्फेयर, यानी कि एटमॉस्फेयर का मतलब मोटा मोटा आप ये समझिए कि वो है, इस पर एक जैसे किसी ने हवाओं का एक कंबल सा लिपटा हुआ है ना, जिससे कि हमारी पृथ्वी का जो तापमान है वो संतुलित बना रहता है, वो उतना बना रहता है जितना कि हमें ज़रूरत है, जितने में हम सर्वाइव कर पाएँ। तो होता क्या है, ये जो उल्का, ये जो थे मीटियोराइड, ये कभी कभी ऐसा होता है कि घूमते घूमते नीचे की तरफ आ जाते हैं, ये इसके पृथ्वी का जो एटमॉस्फेयर है ना इसमें आ जाते हैं। और एटमॉस्फेयर में जैसे ये आते हैं तो यहाँ पे बहुत सारी गैसें हैं, डस्ट है ना, वाटर वेपर है, ये सब चीज़ें हैं। तो उससे क्या होता है कि इनके बीच में आपस में घर्षण होता है, घर्षण की वजह से क्या है, ये बर्न हो जाती हैं यहीं पे। अगर ये पूरी तरह बर्न हो गई यहीं पे आसमान में तो इनको कहा गया मीटियोर्स। और अगर ये नहीं बर्न हुई और कुछ इनका टुकड़ा, बचा हुआ टुकड़ा जो है वो आसमान पे आ गया, यानी मान लो बहुत बड़ा कोई टुकड़ा होगा तो वो कितना भी जलेगा तो वो बच ही जाएगा। तो वो कई बार आसमान से सीधा ज़मीन पे भी आ जाते हैं, और जब जो वो टुकड़ा ज़मीन पे आ गया उसी को कहा जाता है मीटियोराइट, METEORITE, ठीक है, मीटियोराइट। मैंने आपको ये बात भी बताई थी एक, ठीक है। अच्छा, एक मैंने आपको ये बताया था बोना ग्रह क्या होता है, बोना ग्रह क्या होता है। देखिए बोना ग्रह क्या होता है बताती हूँ जल्दी से। बोना ग्रह वो होता है, अब आपने ये देखा कि मान लो ये सारे जो ग्रह हैं, जैसे ये सूरज हो गया, अब ये सारे ग्रह इसके चारों तरफ चक्कर काट रहे होंगे इलिप्टिकल पाथ में, दीर्घवृत्ताकार कक्षा में। मान लो ये कोई ग्रह है, ये यूरेनस बना लो, ये नेपच्यून बनाया, मान लो मैंने ये नेपच्यून बनाया सबसे लास्ट वाला, और यहाँ पे था प्लूटो, ये है प्लूटो, बहुत छोटा था, ये बड़ा बन गया था समझाने के लिए। तो ये करता क्या था कि घूमता घूमता, सबके अपने अपने घूमने की एक पर्टिकुलर रास्ता है, लेकिन ये क्या करता था, घूमता घूमता कई बार इसकी कक्षा में आ जाता था, ऐसे नेपच्यून की कक्षा को काट देता था। इसीलिए इसको इस श्रेणी से बाहर कर दिया गया
कि भैया ये ग्रह व्रह नहीं है, ये बोना ग्रह है। अभी ये बोना है क्योंकि इसके पास में उतना मास नहीं है जितना होना चाहिए, ये उतना बड़ा नहीं है जितना कि ग्रह होने के लिए ज़रूरी है। समझ गए बात को। चलिए, फिर कल हमने ये देखा कि पृथ्वी पर किसी स्थान की एक पर्टिकुलर स्थिति को पता करने के लिए, पहले मैंने आपको ये बताया था कि ग्लोब क्या होता है। ग्लोब होता है कि पृथ्वी का एक मिनिएचर है ना। पूरी पृथ्वी को हमने एक छोटे से रूप में बना के रख लिया है ताकि हम उसको अपनी सुविधा के हिसाब से उसमें जो भी फेरबदल करना है वो करते रहें, है ना, क्योंकि वहाँ जाके करना तो पॉसिबल है वहाँ पे उस पूरी पे। चलिए, तो हमने ये पृथ्वी का छोटा रूप है, ये पूरा पृथ्वी ही है, इसी तरह होती है। अब है क्या, मैंने आपको ये बताया कि किसी स्थान की पर्टिकुलर स्थिति को पता करने के लिए हमने क्या किया, इस पर कुछ लाइनें बनाई हैं। तो वो लाइन कैसे बनाई है, कुछ तो हमने ऐसी बनाई है और कुछ बनाई है ऐसी, ये ऐसी वाली लंबी वाली लाइन है। देखिए जैसे मैं खींच रही हूँ ना, ये ऐसे ही खींची गई हैं, ऐसे। जैसे तरबूज देखा होगा ना आपने, उस पर जो लाइनें खींची होती हैं वैसे ही है ये, ऐसे। तो पृथ्वी पे एक जाल सा बन जाता है और इसी जाल को कहा गया ग्रिड। ठीक है। अच्छा, ये कैसे खींची गई, ये ऐसे खींची गई। देखिए जैसे पृथ्वी ये थी हमारी, तो हमने क्या किया, इसको बीचों बीच से एक लाइन खींच दी, इसको कह देंगे 0 डिग्री। और फिर इसी लाइन से हमने एंगल नापे 1 डिग्री करके। और जब यहाँ तक गए तो ये होगी 90। इसको कहा, मैंने ये भी बताया था कि गोले का आधा भाग, इसी को कहा गया गोलार्ध, हेमिस्फीयर। और इसी को कहा जाता है, अगर ये इस 0 डिग्री से ऊपर है तो इसको कहा गया नॉर्थ, उत्तरी गोलार्ध। जो 0 डिग्री से नीचे उसी को कहा गया साउथ, दक्षिणी गोलार्ध। समझ में आई बात। कुछ लाइनें तो ऐसे खींची गई और कुछ लाइनें फिर ऐसे भी खींची गई। एक ये 0 डिग्री है, फिर इसके चारों तरफ ये लाइनें खींच दी गई हैं ऐसे। समझ में आई बात। इसे हमने अपनी सुविधा के लिए खींचा है ताकि हम आसानी से चीज़ों को समझ पाएँ, देख पाएँ, किसी स्थान की स्थिति को आसानी से पहचाना जा सके। ठीक है। चलिए, अब इससे आगे का ये कि पृथ्वी जो है ना अपनी धुरी पर भी घूमती है और सूर्य के चारों तरफ भी घूमती है। ठीक, मैंने आपको एक फिगर भी भेजा था। तो उससे क्या होता है भाई, सूरज तो फिक्स है, सूरज मान लो यहाँ पे है। समझ में आ गई बात। अब ये पृथ्वी है, अब हम पृथ्वी से खेलेंगे, ये हमारी पृथ्वी है, ये अर्थ है। तो क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं कि जो ये सामने है सूरज के भाग, तो यहाँ तो रोशनी होगी और जो इसके पीछे वहाँ तो अंधेरा ही होगा ना, होगा कि नहीं। सोच के देखिए एक बार। मान लो कोई हम टॉर्च लें और एक बॉल पे, बड़ी सी बॉल है, उस पर हमने रोशनी डाली, तो रोशनी डालें, आप देखेंगे कि उसके कुछ ही भाग पे रोशनी आ रही है, कुछ भाग उसका अंधेरे में है। ठीक है। तो जो भाग उसका अंधेरे में है वहाँ पे रात हो जाएगी, जो भाग उसका उजाले में वहाँ पे दिन हो जाएगा। और आपको ये भी पता है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर भी घूमती है, तो अपनी धुरी पर ही कैसे घूमती है, इधर से इधर। जब घूमती घूमती उसका जो भाग भी सामने रहेगा सूरज के, वहाँ पे रोशनी रहेगी, वहाँ पे दिन रहेगा और बाकी सारी जगह रात रहेगी। समझ गए बात। ये वाली चीज़ एक थी। एक ये वाली चीज़ थी कि ये हमने कुछ मेजर लाइन इस पे खींची हैं, जो कि आप ये देख रहे होंगे इस वाले फिगर में। ये 23.5 खींची है और ये भी 23.5, यानी कि ऊपर जो होगा सेम वैसा ही नीचे भी होगा। अब इनका क्या मतलब है, 23.5 का मतलब ये है कि मान लो ये है सूरज, अब यहाँ से जो रोशनी आ रही है वो ऐसे आ रही होगी ना, ऐसे। तो इन दोनों लाइनों को, इस 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण को खींचने के पीछे का जो कारण है वो ये है। आप इस बात को बहुत ध्यान से समझिए, क्योंकि जीवन लग जाता है, ये बात समझना बड़ा मुश्किल होता है, मुझे खुद हुई थी। होता क्या है कि सूरज की रोशनी, ये वाली जो ये सीधी रेखा है ना, सीधी रोशनी, बिल्कुल सीधी रोशनी, कभी ना कभी साल में एक दिन यहाँ पे एकदम सीधी पड़ती है, इस वाली रेखा पे, कर्क रेखा पे, यानी कि 23.5 डिग्री पे।
और पूरे साल में एक दिन कभी ना कभी ऐसा होता है कि जब ये वाली सीधी रेखा यहाँ पड़ती है, यानी कि पृथ्वी घूम के ऐसी जगह आ जाती है कि सूरज की सीधी रोशनी इस वाली लाइन पे पड़ती है, मकर रेखा पर। और एक दिन साल में ऐसा ज़रूर आता है जब ये कर्क रेखा पर पड़ती है। और एक यहाँ पे तो ये रहता ही है खैर विषुवत पे, इक्वेटर पे। इसीलिए ये कहा गया कि मोटा मोटा हम ये कह सकते हैं कि ना तो 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ के आगे, यानी कि अगर हम इधर जाएं और इधर जाएं तो सूरज की रोशनी कभी सीधी नहीं पड़ती यहाँ पे जब भी इसकी रोशनी पड़ेगी वो ऐसे ही पड़ेगी, टिल्टेड ही, ये वाली ऐसी वाली तिरछी लाइनें ही पड़ेंगी, इसकी रोशनी जो जाएगी तिरछी ही जाएगी। समझ में आ गई बात? तो इसीलिए हमने ये खींची 23.5 डिग्री 2। ठीक है जी। अब देखिए ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। ये है 66.5 डिग्री, इसको कहा जाता आर्कटिक व्रत, और जो ये 66.5 डिग्री इसको कहा जाता अंटार्कटिक व्रत। नीचे है अंटार्कटिक और ऊपर है आर्कटिक। आप इस चीज़ को भी याद रख लीजिएगा। अब देखिए ये 66.5 हमने क्यों खींची होगी, 66.5 डिग्री हमने, मतलब जो भी ज्योग्राफर होंगे उस टाइम के, उन लोगों ने क्यों खींची होगी। इसके पीछे खींचने के जो कारण है वो ये है कि सूरज की जो रोशनी है ना, सूरज की जो रोशनी है वो, अगर सूरज मान लो इस जगह है तो हद से हद इसकी रोशनी सिर्फ यहाँ तक जाएगी। चलो अभी आप लोग ये मत याद रखो, नहीं तो फिर अब गड़बड़ हो जाएगा। अभी सिर्फ आप 23.5 डिग्री का याद रखो, ये बड़ी क्लास में आएगा तो मैं ये वाला कॉन्सेप्ट धीरे से समझा दूंगी आपको, है ना, नहीं तो फिर दिक्कत होगी। चलिए छोड़िए, आप अभी इसे याद रखिए कि साल में कभी ना कभी एक दिन ऐसा ज़रूर होता है कि इस वाले क्षेत्र में सूरज की रोशनी सीधी पड़ती है एकदम, कभी इस लाइन पर सीधी पड़ती है और कभी इस लाइन पर सीधी पड़ती है और कभी इस लाइन पर सीधी पड़ती है। एक दिन ज़रूर ऐसा होता है। अब वो लाइनें भी हमारी दी गई होंगी सीधी सीधी कहीं ना कहीं। ठीक, तो आपको अब ये बात तो समझ में आती होगी ना सीधे से, कि मान लो ये पृथ्वी है और हमने कोई टॉर्च यहाँ से जलाई, कोई लाइट यहाँ से जलाई, तो उसकी जो रोशनी है जहाँ सबसे ज़्यादा पड़ेगी वहाँ सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होगा, वो सबसे ज़्यादा वहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। जब ज़्यादा धूप आती है तो बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं हो जाती है उस जगह में। तो इसीलिए जो 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ है उसको कह दिया गया उष्ण कटिबंध, यानी कि उष्ण माने होता है गर्म, कटिबंध का मतलब होता है जोन, उष्ण कटिबंध। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे यही बात लिखी हुई है जो ये है, आप अपनी किताब में भी पढ़ भी लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, अब आगे क्या होगा, मान लीजिए देखिए ये है पृथ्वी और यहाँ पे है ये 0 डिग्री और यहाँ पे 23.5 डिग्री, और ऐसे ही नीचे भी 23.5 डिग्री है, 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ, है ना। तो ये वाला जो इन दोनों के बीच की जो जगह है उसको कह दिया गया उष्ण कटिबंध। अब एक हमने खींच रखी है 66.5 डिग्री यहाँ पे और ऐसे 66.5 डिग्री यहाँ पे खींच रखी है। तो जो ये 66.5 डिग्री के बीच वाला जो स्थान होगा, ये यहाँ पे देखिए अब कहाँ पहुँच गया पता नहीं है, चलिए समझने के लिए हम यहाँ कर लेते हैं, यहाँ देखिए समझ लेते हैं। मैंने आपको ये खींचा तो जो 23.5 डिग्री वाला था वो तो हो गया उष्ण कटिबंध। ठीक है, अब मैं पेन चेंज करती हूँ। अब देखिए ये जो 66.5 डिग्री है इसको कहा जाएगा शीतोष्ण कटिबंध, क्योंकि ये तो गर्म है नीचे वाला जो ब्लू वाला एरिया है, और जो ऊपर वाला एरिया है वो है एकदम ठंडा। तो यहाँ से कुछ हवाएं आएंगी ठंडी और कुछ यहाँ से गर्म मिला के इसका मिक्स सा हो जाएगा, तो इसी को कहा गया, इसीलिए शीतोष्ण, शीत प्लस उष्ण, याद रहेगी ये बात। तो नॉर्थ में जो ये 66.5 डिग्री वाला जो है यानी कि आर्कटिक व्रत, और ये अंटार्कटिक व्रत 66.5 डिग्री पे क्या होगा हमारा, शीतोष्ण होगा। यहाँ की जो जलवायु होगी 23.5 से लेकर 66.5 डिग्री तक की वो होगी शीतोष्ण, कुछ गर्म भी होगी और कुछ ठंडी भी होगी, मतलब बड़ी प्लीजेंट होती है। और आपको ये बात पता ही है जो पोल है वहाँ तो सिर्फ क्या है, बर्फ़ ही बर्फ़ है। तो जो बर्फ़ ही बर्फ़ है तो इसका मतलब है वो तो बहुत ज़्यादा ठंडा होगा ना, तो उसको कहा गया शीत कटिबंध, एकदम ठंडा।
वहाँ हमेशा बर्फ़ ही जमी रहती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सूरज की वहाँ रोशनी नहीं जा पाती है सीधी, कभी भी नहीं जा पाती है। जब भी जाती है वो टिल्टेड ही जाती है, ऐसे ही जाएगी। तो उतनी उसको रोशनी मिल नहीं पाती, उतनी धूप नहीं मिलेगी तो बर्फ़ पिघलेगी कैसे, है ना। और जो मिलती है वो भी टिल्टेड मिलती है, ठीक है। तो इसलिए ये हमेशा बर्फ़ से ढके रहते हैं, बर्फ़ की मोटी मोटी चादर है यहाँ पे, उसे से ढके रहते हैं। तो इसलिए कैसा होगा, ये होगा शीत। तो हमने 3 तरह की कटिबंध पढ़ लिया आज। क्या पढ़ लिया, एक पढ़ लिया जो 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री जो साउथ है, ये वाला जो एरिया है इसको कहा गया शीत उष्ण कटिबंध। इससे ऊपर वाला जो एरिया है 66.5 वाला, इसको कहा गया शीतोष्ण कटिबंध। ये भी बात समझ में आ गई होगी कि क्यों कहा गया, ठीक है। और फिर ऊपर वाला जो है ये 90 डिग्री के आसपास वाला जो एरिया है, ये कहा जाता है हमारा शीत कटिबंध, क्योंकि यहाँ पे हमेशा आइस शीट होती है, ठीक है। चलिए, चैप्टर थोड़ा लंबा हो गया है आज, लेकिन ये बात समझनी ज़रूरी थी और आप यहाँ तक का पढ़ लीजिए। अगर कुछ दिक्कत आती है आपको तो आप मुझसे पूछिएगा। अभी के लिए